So, hello and welcome to this another lecture of CA Foundation. And going ahead, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कवर कर रहे थे. यूनिट 1 हमारा फिनिश हो गया. अब हम डिस्कस करेंगे कंसिडरेशन को. एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर बताऊं, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट लेक्चर फॉर योर एग्जाम, बिकॉज कंसिडरेशन से डेफिनेटली देखा गया एग्जाम में आपको क्वेश्चंस श्योरली मिलते ही हैं. अब कंसिडरेशन के अंदर आपको 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं. जैसे चैप्टर 1 के अंदर हमें बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना था. ऑफर, एक्सेप्टेंस, अग्रीमेंट, लीगल रूल्स फॉर ऑफर, लीगल रूल्स फॉर एक्सेप्टेंस एंड देन एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. काफ़ी कुछ हमें पढ़ना था. कंसिडरेशन वाले में हमें सिर्फ 4 चीज़ों को पढ़ना है, और ये 4 में से डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा. कंसिडरेशन का मीनिंग और डेफिनेशन हमें सबसे पहले इसको कवर करना है. फिर हम कवर करेंगे कि व्हाट आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग द वैलिड कंसिडरेशन. फिर एक आता है एक रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. अब इसका क्या मतलब होता है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट? तो आपको अगर ध्यान हो, हमने देखा था एक डायग्राम जैसा बना के कि इनविटेशन टू ऑफर होगा. इनविटेशन टू ऑफर के बाद आपके पास ऑफर आएगा. ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा प्रॉमिस. और इस प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन ऐड होगा तो ये बन जाएगा अग्रीमेंट. और अग्रीमेंट जब लॉफुल होगा तो वो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट. ये सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर नहीं, बट ये सारे आपके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए. इनविटेशन टू ऑफर अगर नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इनविटेशन टू ऑफर है तो भी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा. अल्टीमेटली द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम ऑफर. अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो कंसिडरेशन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है. तो अगर कंसिडरेशन नहीं है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं? क्योंकि अगर कंसिडरेशन नहीं है, आपके अग्रीमेंट में अगर कंसिडरेशन नहीं है, आपके प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन नहीं है, तो लीगल ऑब्लिगेशन आपका नहीं बनता. जैसे एक सिंपल एग्जांपल लो. मैंने आप लोगों को बोला दैट लेट्स से आपको मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ. मैं आपको ऐसे बोलता हूँ सपोज, ठीक है, कि मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग, जो बीसीआर आपका सब्जेक्ट है, मैं आपको ये भी पढ़ा दूंगा. हालांकि आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए हुआ है? आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सिर्फ लॉ के लिए, विच मीन्स यू हैव पेड फीस ओनली फॉर द लॉ. बीसीआर के लिए आपने कोई फीस पे नहीं किया, बट आपने बोला सर लॉ के साथ एक और सब्जेक्ट है, आप उसको पढ़ाते तो नहीं हो बट क्या आप हमें पढ़ा दोगे? मैंने बोला ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा. एंड आई जस्ट गेव यू द ओवरव्यू और समथिंग, तब तो ठीक है. बट सपोज करो मैं प्रॉमिस करके फिर आपको नहीं पढ़ाता हूँ, तो इन दैट केस यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या आप मेरे ऊपर केस फाइल कर सकते हो? सी, I promise that I will teach you law. Okay. I promise that I will teach you BCR. बट इसके लिए मैंने आपसे फीस लिया है, इसके लिए मैंने आपसे फीस नहीं लिया. अब कल को अगर जाके मैं आपको ना लॉ पढ़ाऊँ ना बीसीआर पढ़ाऊँ, तो क्या आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हो? आंसर इज यस, बट ओनली फॉर द लॉ. आप बीसीआर के लिए मेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप मेरे अगेंस्ट केस फाइल करोगे इन बीसीआर फॉर विद रिस्पेक्ट टू बीसीआर, तो मैं वहां पर आपको क्या बोलूंगा कि बीसीआर के लिए हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था. क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं था? क्योंकि कोई कंसिडरेशन नहीं था. भाई आपको नॉलेज मिलेगा बट मुझे क्या मिलेगा? व्हाट वाज इन इट फॉर मी? So if there was nothing for me, then in that case, there is going to be no contract. So consideration should be there. If there is no consideration, then there can be no contract. इसके अलावा फिर हम इसके exceptions को भी पढ़ेंगे. ठीक है, कि no consideration no contract के भी कई अपने exceptions हैं, और वो exceptions को हम यहाँ पर कवर करेंगे. प्लस हम यहाँ पर पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और विद द एक्सेप्शंस, जिसमें हम ये देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में तीन लोग, मतलब बेसिकली वह कॉन्ट्रैक्ट में दो लोग हैं, पर एक कोई तीसरा इंसान जो है वो यहाँ पर केस फाइल करने का राइट उसको कैसे मिल जाता है. हम ये सब चीज़ों को यहाँ पर कवर करेंगे. सो अगेन, एज आई से, लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू कवर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. सो कंसिडरेशन को अगर आप देखो तो कंसिडरेशन इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. बाय द वे, अगर आप में से कोई मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताए that which is the section for the essential elements of valid contract, which is the section for essential elements of a valid contract, section number. वेरी गुड, गौरव ने यहाँ पे आंसर किया 10, प्रतीक्षा सेक्शन 10. ओके ग्रेट. सो सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो यहाँ पर आपको बताता है इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. इसके अलावा आगे आपको क्या बताया हुआ है? विदाउट विच नो सिंगल प्रॉमिस विल बी एनफोर्सिएबल. तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन नहीं है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो प्रॉमिस है वो एनफोर्सिएबल नहीं होगा. जैसे आपको मैंने सिंपल अभी बीसीआर वाला एग्जाम्पल दिया, तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल,
बीसीआर। ओके, इट इज अ टर्म विच इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ क्विड प्रो क्वा। ठीक है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं क्विड प्रो क्वा। ठीक है, अब क्विड प्रो क्वा का क्या मतलब होता है? क्विड प्रो क्वा का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। क्विड प्रो क्वा का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। तो कंसिडरेशन के लिए ये लैटिन टर्म है क्विड प्रो क्वा, और क्विड प्रो क्वा का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। अब देखो, समथिंग इन रिटर्न यहां पे बोला है। मैं आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूं, आप मुझे बताओगे कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। मेरा एक घर है जो कि 10 करोड़ रुपए का है। ठीक है, आई हैव अ, लेट्स से आई हैव अ अपार्टमेंट एट जुहू। मेरा एक अपार्ट, वैसे जुहू में इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, बट लेट्स से मेरा एक अपार्टमेंट है जुहू में, जिसका कि कॉस्ट कितना है? 10 करोड़ रुपीस। अब ये 10 करोड़ का अपार्टमेंट मैं आपको बेचता हूँ 1 लाख रुपीस में। ठीक है, मैं आपको ये अपार्टमेंट 1 लाख रुपीस में बेच रहा हूँ। बाद में क्या मैं आपको घर का पोजेशन देने से मना कर सकता हूँ, ये बोल के कि यार ये देखो, ये जो 10 करोड़ का घर था मैं तो आपको 1 लाख रुपए में दे रहा हूं, तो यार ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहा। क्या मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूं? कैन आई से? नहीं। आंसर इसका हो जाएगा नहीं। क्यों? बिकॉज कंसिडरेशन के लिए क्या वर्ड है? दैट क्विड प्रो क्वा, विच मीन्स समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो लॉ मेरे को यहां पर ये बोलेगा, क्या आप अपने इस अपार्टमेंट को फ्री में दे रहे हो? मैं बोलूंगा नहीं, फ्री में तो नहीं दे रहा, 1 लाख रुपए तो मिल रहे। तो कोर्ट क्या बोलेगा? यस, देयर इज अ कंसिडरेशन इन्वॉल्व, देयरफॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सिएबल। ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल होगा। हालांकि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? आपको याद हो, वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का क्या मतलब होता है? कि आप अपने खुले दिमाग से, बिना किसी प्रेशर के, मतलब CUFM नहीं है, कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर अगर आप ये चारों चीजें प्रूव कर दो, मतलब बेसिकली अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को मुझे एनफोर्सिएबल नहीं करवाना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि देखो, जब ये 10 करोड़ का घर मैंने इनको 1 लाख रुपए में बेचा, तो इन्होंने मेरे ऊपर कुवर्शन किया, इन्होंने मेरे कनपट्टी पे बंदूक रखा, इन्होंने जब ये अनड्यू इन्फ्लुएंस यहाँ पर आ जाएगा आपका, जैसे इन्होंने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया, इन्होंने ये कैसे पोजीशन में है कि ये मेरे विल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इन्होंने ऐसा किया, या फिर इन्होंने फ्रॉडुलेंटली मेरे से ये घर ले लिया, या फिर इन्होंने मिस रिप्रेजेंट किया, कुछ भी करके मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा, तो ही मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से बच सकूंगा। बट अगर मैं ये लॉजिक दूं कि यार ये घर जो है ये 10 करोड़ का था, लेकिन मैं तो 1 लाख रुपए में दे रहा हूँ, काफी सस्ता डील है, सो ये कॉन्ट्रैक्ट को मैं एनफोर्स नहीं करना चाहता और इट इज नॉट एनफोर्सिएबल, तो ये वैलिड नहीं होगा लॉ में। क्योंकि लॉ क्या बोलेगा? कंसिडरेशन शुड बी समथिंग इन रिटर्न। ये पॉइंट आपको याद रहेगा। अगर मैं इसको 10 करोड़ के घर को आपको 1 रुपए में बेचूं, तो क्या कुछ गड़बड़ हो सकता है, या अभी भी आपका आंसर सेम रहेगा? अभी भी आंसर आपका सेम रहेगा, बिकॉज देयर इज समथिंग इन रिटर्न। तो 1 रुपया मतलब यहां पे फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। अच्छा चलो, एक और एग्जांपल लेते हैं। 10 करोड़ रुपए के एक लैविश अपार्टमेंट, ठीक है, एक लैविश अपार्टमेंट के बदले आप मुझे 1 लाख रुपए का, ठीक है, कहीं पर एक चौल दे रहे हो। अब आप मुझे बताओ, ये हम एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, बार्टर सिस्टम समझते हो ना, हम ये एक्सचेंज कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, या आप बोलोगे नो, दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? इट इज ऑल्सो अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आप ये नहीं बोल सकते मुझे कुछ मिल नहीं रहा, देखो आपको मिल रहा है, आपको ये 1 लाख रुपए का चौल तो मिल रहा है, सो डेफिनेटली यहाँ पर समथिंग है। सो आप घुमा फिरा के देखो, मैं आपको बार बार इस पॉइंट पे क्यों एम्फोसिस कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरह से इमोशनल करने वाला क्वेश्चन आएगा, जहां पर आप बोलोगे अरे यार बड़ा बुरा हुआ उसके साथ, 10 करोड़ का घर 1 लाख में कौन बेचता है बे, ये तो गलत है यार, नहीं नहीं नहीं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इसको तो अनएनफोर्सिएबल करो। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है। सी इफ यू रिमेंबर, मैं बार बार आप लोगों को एक पॉइंट बोलता हूं, आप क्या सोचते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉ में क्या लिखा है उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो लॉ ये बोलता है दैट कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी कंसिडरेशन, एंड कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न, और अगर है तो वो एनफोर्सिएबल होगा। अब समथिंग इन रिटर्न, दिस समथिंग इन रिटर्न में, और
दिस समथिंग इन रिटर्न मे नॉट बी एडिक्वेट। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो समथिंग इन रिटर्न है, ये हो सकता है एडिक्वेट हो, ये हो सकता है एडिक्वेट नहीं हो। ये एग्जाम क्वेश्चन है। कंसिडरेशन में और मे नॉट बी एडिक्वेट। आगे हमें ये फीचर्स ऑफ जो हम कंसिडरेशन करेंगे, लीगल रूल्स फॉर वैलिड कंसिडरेशन, वहां पर भी ये पॉइंट आएगा। तो आप ये चीज ध्यान रख लेना, कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न, दिस समथिंग मे और मे नॉट बी एडिक्वेट। अच्छा, एक और चीज देखना, क्या कंसिडरेशन ऐसा ही होता है रुपीज में होना चाहिए? क्या कंसिडरेशन डॉलर्स में हो सकता है? क्या कंसिडरेशन पाउंड में हो सकता है? तो कंसिडरेशन मतलब किसी भी फॉरेन करेंसी के अंदर हो सकता है। अच्छा, कंसिडरेशन क्या गुड्स में हो सकता है? ठीक है, हाँ, जब तक इलीगल नहीं हो। वेरी गुड। तो मतलब अगर आपने मेरे को सपोज करो राइस गिफ्ट किया, तो क्या गिफ्ट किया मतलब आपने मुझे राइस बेचा, उसके बदले में क्या मैं आपको वीट दे सकता हूँ? आंसर इज यस। तो अगर आप बार्टर करोगे तो भी आपके लिए ये वैलिड रहेगा। क्या मैं आपको कंसिडरेशन इन सर्विसेज दे सकता हूँ? आराम से। मैं आपके स्टोर पे आया, ठीक है, लेट्स से आपके स्टोर पे आया और आपको मैंने आपकी दुकान से मोबाइल फ़ोन परचेज किया, और आपने पूछा आपका मोबाइल फ़ोन का पर्पस क्या है। यू आर आस्किंग इट टू मी, ठीक है, दैट आपका मोबाइल फ़ोन का पर्पस क्या है। तो मैंने बोला देखो, मैं एक प्रोफेसर हूँ और स्टूडेंट्स को मेरे को मोबाइल फ़ोन पे पढ़ाना है ऑनलाइन क्लासेस और के लिए। तो क्या आप मुझे एक मोबाइल फ़ोन बता सकते हो अच्छा सा कौन सा रहेगा? आपने मुझे एक अच्छा सा मोबाइल फ़ोन दिखाया और आपने बोला देखो, ये मोबाइल फ़ोन जो है ये 10,000 रुपीज़ का है, लेकिन आप एक काम करना, आप मुझे सिर्फ लेट्स से 4,000 रुपीज़ ही पे करो। क्यों 4,000 पे करो? 6,000 का डिस्काउंट दे रहे हो? आंसर इज नो। आप बोलते हो 6,000 में आप मुझे मेरे लॉ का प्रिपरेशन करवाओगे, तो जब आप ये वीडियो लेक्चर्स लोगे इस मोबाइल फ़ोन के थ्रू, मुझे आप उसका एक्सेस दे देना। नाउ would you say that I am giving you my lectures for free? Answer is no. I am paying for my mobile phone in terms of services। तो यहां पर कंसिडरेशन किसी भी फॉर्म में आपको वहां पर मिल सकता है। आप बताओ, इज दिस क्लियर? अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, इसका अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं और आप मुझे बताओगे क्या ये वैलिड है कि इनवैलिड है। मैंने आपको बोला आई विल टीच यू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, मैंने आपको बोला मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दूंगा। आप बोलते हो सर आपको फीस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कंसिडरेशन ही तो चाहिए ना, समथिंग इन रिटर्न शुड बी देयर। तो सर जब आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाओगे, आपका भी तो नॉलेज बढ़ेगा। वन ऑफ माई मेजर रीजन बीइंग इनटू टीचिंग प्रोफेशन इज दिस, दैट पढ़ाने के लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ता है और समझाने के लिए चीज़ों को बहुत सिंपलिस्टिक वे में समझना पड़ता है। तो वहां पर आपका नॉलेज ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा नॉलेज अपडेट हो रहा है। तो क्या आप ये बोल सकते हो सर दिस इज अ वैलिड कंसिडरेशन फॉर यू? वाई? क्या मुझे कुछ मिल नहीं रहा रिटर्न में? मिल रहा है ना, मैं आपको जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूँ, मुझे बहुत सारे प्रोविजंस याद हो रहे हैं जो मुझे प्रैक्टिकली ऑफिस में हेल्प करेगा। चलो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बहुत सिंपल है। कल को मैं आप लोगों को सेबी रेगुलेशंस पढ़ाऊंगा, कल को मैं आप लोगों को कंपनीज एक्ट पढ़ाऊंगा। अब कंपनीज एक्ट और सेबी तो मेरा ब्रेड एंड बटर है, मैं दिन रात इसमें काम करता हूँ। आप बोलोगे सर ये आप जब हमें पढ़ाते हो तो आपका प्रोविजंस कितना क्लियर होता है, आप अपडेटेड रहते हो, दैट्स अ कंसिडरेशन फॉर यू। इज इट अ वैलिड कंसिडरेशन? व्हाई? बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखो, ये मैं हूं और ये आप हो, मेरी तरफ से कुछ फ्लो कर रहा है आपको, है कि नहीं? और क्या फ्लो कर रहा है? मेरी तरफ से नॉलेज, नॉलेज फ्लो कर रहा है। आपकी तरफ से कुछ फ्लो कर रहा है क्या? नहीं, इस केस में आपकी तरफ से कुछ फ्लो नहीं कर रहा, तो ये यहां पर एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगा। ओके, अगर ये होता तो आप देखो, बीसीआर सब्जेक्ट के अंदर जो मैंने आपको बोला था आई विल टीच यू, ऐसे ही, और फिर मैंने नहीं पढ़ाया था, तो आप मुझे कोर्ट में ड्रैग कर सकते थे क्या कि आनंद सर अगर हमें बीसीआर पढ़ाते तो उनका नॉलेज अपडेट हो जाता, राइट? तो ऑब्वियसली देयर वाज समथिंग इन रिटर्न फॉर आनंद सर, सो ये कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सिबल है। तो ये एक पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखना।
राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहां पर बताया है हैविंग अ डबल एस्पेक्ट ऑफ अ benefit to the promiser and detriment to the promisee, it has to be really understood that in some sense, in the sense of some detriment as envisaged by the English law। अब देखो इसका क्या मतलब है, एक को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, और दूसरे को प्रोमिसी को क्या हो रहा है, डेट्रीमेंट हो रहा है। डेट्रीमेंट का क्या मतलब होता है, कुछ नुकसान होना, कुछ जो प्रोमिसर है एक के धन में वृद्धि होगा और दूसरे के धन में थोड़ा सा कमी आएगा, करेक्ट? इफ यू आर पेइंग 10,000 रुपीज एज फीस टू मी, तो मेरे लिए तो बेनिफिट है, लेकिन आपके लिए यहाँ पर क्या है, 10,000 रुपया आपके लिए वो नुकसान हो रहा है, राइट? तो ये एक इस तरह से करके प्रोविजन को आप समझो। आगे देखो, यहां पर बता रहे हैं कंसिडरेशन इज अ प्राइस agreed to be paid by the promisee for the obligation of the promiser, right? So consideration is the price which is agreed to be paid by the promisee for the obligations of the promiser। और यहां पर देखो क्या बताया है, a valuable consideration in the sense of law may consist either of some rights। तो consideration किस किस फॉर्म में हो सकता है? So the consideration can be in the form of some right, okay, it can be in the form of interest, it can be in the form of profit, it can be for the benefit of the accruing party, मतलब सामने वाली पार्टी के लिए, या फिर फॉरबियरेंस ना। फॉरबियरेंस अगर आपको याद हो तो मैंने ऑफर के टाइम पे आपको बताया था नॉट टू डू समथिंग, राइट? सो वो भी हो सकता है। इट कैन बी सम डेट्रीमेंट, इट कैन बी सम लॉस, और इट कैन बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन, और इट कैन बी एनीथिंग विच इज सफर्ड और अंडरटेकन बाय द प्रोमिसी। तो जब आपको मैंने बताया था कि मैं आपको फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फाउंडेशन का लॉ जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरे नॉलेज में वृद्धि हो रहा है, तो वो मेरे नॉलेज में जो वृद्धि है वो काउंट नहीं होगा। क्यों काउंट नहीं होगा? बिकॉज कंसिडरेशन में काउंट क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट हैज नॉट बीन फ्लोन फ्रॉम यू, आपकी तरफ से वो मेरे पास आना चाहिए, राइट? बाकी कंसिडरेशन किसी भी फॉर्म में यहाँ पे हो सकता है। तो जो मैंने आपको बताया था, रुपी, पाउंड, फॉरेन करेंसी, इंडियन करेंसी, करेक्ट, गुड्स, सर्विसेज, सब कुछ यहाँ पर क्या हो सकता है आपके लिए, कंसिडरेशन के फॉर्म में आएगा। अब देखिए सेक्शन 2 क्लॉज डी ये डिफाइन करता है किसको, कंसिडरेशन को। और कंसिडरेशन में आप देखो, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। अब देखना ये जो डेफिनेशन है यही आगे जाके आपका लीगल रूल्स बन जाएगा। डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट द कंसिडरेशन शुड फ्लो फ्रॉम द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। आगे देखिए, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, राइट? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, उसने क्या किया, हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग। ये कौन से टेंस में, जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, ये कौन से टेंस में है सेंटेंस? पास्ट टेंस, राइट? फिर देखिए, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, ये कौन से टेंस में है? ये कौन से टेंस में है? ये प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। फिर आप देखिए, प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये कौन सा हो गया, फ्यूचर टेंस में। ये आपको आ रहा है समझ में? तो कंसिडरेशन जो है, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, consideration can be in present, correct, or the consideration can be future, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कंसिडरेशन आपने ऑलरेडी पे कर दिया, कंसिडरेशन आप अभी पे कर रहे हो, या कंसिडरेशन आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप फ्यूचर में पे करोगे। एंड नॉट जस्ट टू पे, इट इज ऑल्सो एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, वो भी कंसिडरेशन हो सकता है। रिमेंबर मैंने आपको बताया था, आपकी गाड़ी पे मेरे से गलती से एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंटली बम्प्ड इनटू योर कार, एंड आई हैव सेड प्लीज डू नॉट फाइल अ कंप्लेंट टू पुलिस। सो जब आप पुलिस को कंप्लेंट फाइल नहीं कर रहे हो, वो मेरे लिए कंसिडरेशन हो गया, और उसके बदले में मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपके गाड़ी के सारे एक्सपेंसेस को क्या कर दूंगा, बियर कर लूंगा। आया आपको समझ में गाइस? ये पॉइंट आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो, तो यहां पे जो भी आपने किया, सो सच एन एक्ट और दैट एब्सटेनेंस
और दैट प्रॉमिस इज व्हाट इट इज द कंसिडरेशन फॉर दैट प्रॉमिस। तो अब कंसिडरेशन के अंदर ये देखो सर, कंसिडरेशन कैन बी एन एक्ट टू डू समथिंग और कंसिडरेशन कैन बी एन एक्ट टू नॉट टू डू समथिंग। तो ये वाला जो मैंने आपको बोला था पुलिस कंप्लेंट, ये हो गया नॉट टू डू समथिंग, और ये जो मैंने आपको बोला था आई विल पे यू फॉर द डैमेजेस, ये हो गया टू डू समथिंग। कंसिडरेशन शुड बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोमिसर के डिजायर से नहीं है तो फिर वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगा। इस पे हम आगे एग्जांपल देखेंगे। कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और इट कैन मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन। अभी एक सिंपल सी बात बताओ, मेरे क्लास के अंदर, ठीक है, या आप सबका जो फीस है, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरा फीस किसने पे किया? आपने खुद ने पे किया या आपके पेरेंट्स ने पे किया? पेरेंट्स ने पे किया, करेक्ट। अभी भी आपके पेरेंट्स पे कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा बोलूं कि नहीं आपके पेरेंट्स ने फीस पे किया तो मैं तो लॉ उनको पढ़ाऊंगा, आपने तो कुछ पे किया नहीं तो मैं आपको क्यों पढ़ाऊं? तो यहां पर वही वाला आता है, सो प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ठीक है। सो इट कैन मूव फ्रॉम, तो हो सकता है फीस मुझे आप पे करो, हो सकता है आपके पेरेंट्स मुझे पे करे, बट फी कितना पे करना है वो कौन डिसाइड करेगा? वो मैं डिसाइड करूंगा। आया समझ में? राइट। सो यहां पर मैं आपको ऐसे लिखता हूं, लेट्स से द प्रोफेसर डिसाइड्स द फीस, ओके, द प्रोफेसर डिसाइड्स द फीस, और यहां पर आपके पास आ जाएगा द फीस इज पेड बाय स्टूडेंट। जैसे आज की डेट में अगर मैं कोई कोर्स करूंगा तो उसका फीस कौन पे करेगा? मैं खुद पे करूंगा या फिर इट इज पेड बाय द पेरेंट्स? आप बताइए, क्लियर? इसके ऊपर एक केस स्टडी है और एग्जाम पर्सपेक्टिव, एग्जाम पॉइंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो उसको हम कवर करेंगे। फिर देखिए, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, इट कैन बी प्रेजेंट और इट कैन ऑल्सो बी फ्यूचर। सो कंसिडरेशन इज व्हाट? इट इज अ प्रॉमिस और अ परफॉर्मेंस that the parties exchange with each other. Remember, मेरे नॉलेज में वृद्धि, there was no exchange with each other, तो यहाँ पर ये नहीं रहेगा। And what can be the form of consideration? It can be some right, it can be some benefit, or it can be profit to one party and some loss forbearance from the other party. अब legal rules for the consideration, इसमें आप देखो, consideration must move at the desire of the promisor। अब देखो यहां पर क्या आता है, सिंपल सा पॉइंट, ये एग्जाम्पल देखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आपको पूछा वापस जा भी सकता है। यहां पर क्या है, आर सेव्स एस गुड्स, ठीक है, फ्रॉम फायर विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। नाउ आर कैनॉट डिमांड एनी रिवॉर्ड फॉर हिज सर्विसेज एज द एक्ट वाज डन वॉलंटरली। आया आपको समझ में? ये वाला पॉइंट आपको आया समझ में कि आर आग में कूद पड़ा और एस के गुड्स को उसने बचा लिया, जलने से बचा लिया। एस ने उसको बोला भी नहीं था कि भाई मेरे गुड्स में आग लग रहा है, इसको कोई बचाओ, क्या हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं। नो नो दैट ड्रामा। ये आराम से बैठा है, वो जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बैठता है ना आग लगा के, कौन सा वो सीरीज था उसमें, सेक्रेड गेम्स में, जैसे वो बैठता है, ये बिल्कुल वैसे आग लगा के बैठा हुआ था। आर जबरदस्ती अंदर कूद गया और आग इसके सामान को, जो जल रहा था उसको, जलते हुए सामान को इसने बचा लिया। अब आर बोलता है देखो मैंने तुम्हारे लाखों का सामान जलने से बचाया, मुझे 10,000 रुपए रिवॉर्ड पे करो। एस मना कर सकता है कि मैं पे नहीं करूंगा, और यहां पे एस से ये अमाउंट रिकवर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एस ने इसको नहीं बोला था कि आग लग रही है मेरे सामान को बचाओ। सो इट शुड फ्लो फ्रॉम द, इट शुड मूव एट द डिजायर ऑफ द promiser. Is this clear? The consideration must be offered by the promisee or the third party at the desire or at the request of the promiser. तो अगर promiser नहीं कुछ बोलेगा तो आप कुछ भी यहां पर काम नहीं करोगे। आप बताओ, is this clear? राइट? ये क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा, वेरी गुड, ये क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा, लेकिन क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी आपको टर्म्स एंड कंडीशंस वहां पर देखना होगा। लेट्स से एस वाज नॉट अवेलेबल देयर और फिर ये सेव कर देता है गुड्स को, तो फिर यहां पर
ऑब्लिगेशन बन सकता है, लेकिन एस वहीं पर था, इसने कुछ नहीं बोला और आपने जबरदस्ती जाके उसके गुड्स को बचा लिया, तो क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट में इसको फिट इन करने के लिए आपको फिर लॉयर दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट? डिपेंडिंग ऑन आप आर के लॉयर हो या आप एस के लॉयर हो। आप आर के लॉयर हो तो आप इसको फिट करोगे कि देखो ये क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट में फिट इन होता है, और अगर आप एस के लॉयर हो तो आप बोलोगे नहीं यार ये तो यहाँ पे फिट इन नहीं होता। ओके, बट यस डेफिनेटली क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है, एंड आई एम रियली अप्रिशिएटिंग कि आप जो ये दिमाग इस तरह से चला रहे हो कि सर ये तो क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है। इट इज वेरी गुड, क्योंकि अल्टीमेटली लॉ इसी तरीके से पढ़ा जाता है। ओके, मूविंग अहेड। देखो, दोनों केस में कंसिडरेशन कैसे नहीं होगा, इस वाले केस क्वासाई में क्या होगा? हाँ, हाँ, तो उस बेसिस पे आर ये प्रूफ करेगा, क्योंकि इंटेंशन नहीं होता, उस बेसिस पे आर ये प्रूफ करेगा और बोलेगा कि देखो यहां पर उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला है, एस को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला है, सो आई शुड बी रिवॉर्डेड फॉर दैट, एंड इफ आई एम नॉट रिवॉर्डेड आई एम एंटाइटल्ड टू सेल द गुड्स ऑफ एस एंड रिकवर माई अमाउंट। गॉट इट? जैसे आर ने सपोज करो क्या किया, फायर ब्रिगेड वाले को बुलाया, ठीक है? चलो एक और हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। आप ऐसे समझो एस जो है, ठीक है, वो किसी और सिटी में गया हुआ है, आर उसका नेबर है, एस के घर में आग लग गया, उसने फायर ब्रिगेड वाले को बुलाया, फायर ब्रिगेड वाला आया, आग को बुझाया। अब फायर ब्रिगेड वाला फ्री में आएगा? नो, उसको पेमेंट करना होगा, आर ने उसको कुछ पेमेंट कर दिया। अब ये आर ने जो पेमेंट किया है, इसके लिए क्या वो रिकवर कर सकता है? आंसर इज यस, ये क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट में फॉल कर जाएगा। बट एस वहीं पर है, आर भी वहीं पर है, और एस कुछ नहीं कर रहा, आग लग रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है आराम से, ठीक है कोई बात नहीं लगने दो, और आर यहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले को बुला था और को बुला बुला के अमाउंट रिकवर करता है, तो फिर आर रिकवरी नहीं कर पाएगा। गॉट इट? आर क्यों नहीं रिकवर कर पाएगा? क्योंकि एस ने उसको बोला ही नहीं था, एस वाज देयर इटसेल्फ, तो तुम्हें हीरो बनने की क्या जरूरत थी? इन दैट केस आर के पास सिर्फ एक ही पॉइंट होगा कि एस जो है उसका मानसिक परिस्थिति करेक्ट नहीं है, राइट? ही इज लुनेटिक, उसका मानसिक परिस्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैंने आ, उसके बिना बोले भी फायर ब्रिगेड वाले को बुलाया और जो उसका सामान है उसको मैंने बचा लिया, तो फिर उसके सामान को बेच के जितना रिकवरी हो सकता है आपका अमाउंट आपको पे किया जाएगा, आर को पे किया जाएगा। सो दिस इज हाउ इट गोज, मतलब सिचुएशंस में हल्का सा चेंज करते ही आपका जो लीगल जजमेंट होगा वो कुछ और हो जाएगा। ओके, ये क्लियर हुआ? बट हाँ, प्लेन वनीला सिचुएशन ये मान के चल रहे हैं आर और एस दोनों की मानसिक परिस्थिति बिल्कुल ठीक है, एस के गुड्स जल रहे हैं और आर जाके उन गुड्स को जबरदस्ती हीरो बनता है, जाके गुड्स को बचा लेता है जलने से, तो फिर यहां पर कुछ भी नहीं हो सकता, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट? बिकॉज एस ने कभी बोला ही नहीं कि आप मेरे गुड्स को यहां पर बचाओ। ओके, कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। चलो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट रख लेना, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहां पर आप देखो, यहां पर एक ओल्ड लेडी है, ठीक है? दिस इज अ ओल्ड लेडी। ये ओल्ड लेडी क्या करती है, इनके पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है? देयर इज दिस प्रॉपर्टी, लेट्स से ये प्रॉपर्टी क्या है, ये एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स है। आप बिजनेस कॉम्प्लेक्स समझते हो, ठीक है? ये एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स है, इस बिजनेस कॉम्प्लेक्स से हर महीने इस लेडी को रेंट आता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इन्होंने ट्रांसफर कर दिया किसको? अपनी डॉटर को, ठीक है? और जब इन्होंने ये कॉम्प्लेक्स अपनी डॉटर को ट्रांसफर किया, इन्होंने एक टर्म्स एंड कंडीशंस डाला, और टर्म्स एंड कंडीशन क्या डाला कि देखो इस कॉम्प्लेक्स से जो आपको रेंट मिलेगा उसका 25% आप अपने मामा जी को पे कर देना। मामा जी इज लेडीज ब्रदर, ओके? सो लेट्स से P and this is Q and this मामा जी is R। आपको कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया? एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स है विच बिलोंग्ड टू लेडी,
लेडी ने वो बिजनेस कॉम्प्लेक्स अपनी बेटी को ट्रांसफर कर दिया, और अपनी बेटी को ट्रांसफर करके क्या बोला कि देखो आने वाले टाइम में इस कॉम्प्लेक्स से आपको रेंटल इनकम मिलेगा, उस रेंटल इनकम का 20% आप किसको दे देना, मामा जी को दे देना। आप बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर ये वाला? अच्छा, ये जो डॉटर है, ये डॉटर अग्री भी कर गई कि चलो ठीक है, मैं हर महीने 20% इनकम मामा जी को दे दूंगी। फाइन। अब हुआ क्या, जैसे ये कॉम्प्लेक्स बेटी के नाम पे हुआ, बेटी साइड हट गई, उसने बोला मामा जी आपको मैं किस बात का 20% रिटर्न दूं। सपोज इस कॉम्प्लेक्स से हर साल 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता है, ठीक है, रेंटल इनकम आता है, तो प्रॉमिस के हिसाब से या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डॉटर को 20 लाख रुपीस किसको देना है, मामा जी को देना है। और ये डॉटर अपने मामा जी को ये 20 लाख रुपीस देने से मना करती है, और वो ये बोलती है आपको मैं किस बात का दूं, आपसे मुझे कुछ मिला ही नहीं है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी किसका था, वो प्रॉपर्टी मेरी मम्मी का था, मम्मी ने वो प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर किया है, माँ बेटी का अपना पर्सनल रिलेशन है। ठीक है, मम्मी ने बोला था आपको पैसे देने के लिए, लेकिन वो तो मेरी मर्जी है ना, मैं दूं नहीं दूं, आपसे तो मुझे कुछ फ्लो किया ही नहीं। सपोज ये प्रॉपर्टी मुझे आपने दिया होता तो मैं आपको दे सकती थी, या सपोज ये 20 लाख रुपए मुझे मम्मी को देने होते तो बात अलग था, लेकिन मुझे तो आपको देना है और आपसे मुझे कुछ नहीं मिला। आर यू अंडरस्टैंडिंग? द डॉटर इज सेइंग दैट आई हैव रिसीव्ड नथिंग फ्रॉम यू, सो देर इज नो कंसिडरेशन फॉर मी दैट आई गिव यू दिस 20% ऑफ द रेंटल इनकम। नाउ आप मुझे बताओ ये केस कौन जीतेगा, मामा जी या डॉटर? R versus Q. Who is going to win the case? Daughter. Why? Okay. Okay. ये हो गया, डॉटर इज प्रोमिसर, करेक्ट? ये मैं रॉर लिख रहा हूं, प्रोमिसर होगा। आर इज, सॉरी, क्यू इज प्रोमिसर एंड मामा जी इज प्रोमिसी, करेक्ट? और ये हो गया थर्ड पार्टी केस, मामा जी जीतेंगे, नॉट भांजी। यहां पे ये लेडी ने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है डॉटर को, यही वैलिड कंसिडरेशन है फॉर द डॉटर टू पे 20% टू हर अंकल। ये समझा? Yes, the consideration can move from the promisee or it can move from a third party. As good as मुझे आपसे फीस नहीं मिल रहा तो मैं आपको क्यों पढ़ाऊं, लेकिन मुझे इंस्टीट्यूट से फीस मिल रहा है, आप लोग इंस्टीट्यूट को फीस पे कर रहे हो, इंस्टीट्यूट मुझे फीस पे कर रहा है, सो टेक्निकली आई एम बाउंड टू टीच ऑल ऑफ यू। आया? Similarly, your parents are paying the fees, so I should teach them law. Why should I teach you? But still, the consideration is flowing from a third party. That is still a valid consideration. Ultimately, promisor को consideration मिल तो रहा है ना? अगर मिल रहा है तो the promisor is bound. आप बताइए, is this clear? अब आप इस केस को पढ़ो, ये जो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल वाला जो पॉइंट है, इस केस को आप पढ़ो, और ये केस मैं आपको बोलता हूँ एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इस केस का नाम क्या है, चिन्नैया वर्सेस रामैया। ठीक है, ये वाला केस एग्जाम परस्पेक्टिव वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या बताया है, एन ओल्ड मेडी, एन ओल्ड लेडी मेड अ गिफ्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर with a direction, ये देख रहा है, with a direction to pay certain sum of money to the maternal uncle by way of annuity। annuity मतलब एक फिक्स पेमेंट आपको हर महीने या हर 2 महीने, हर 6 महीने, हर साल आपको एक फिक्स पेमेंट करना है। On the same day, the daughter executed in writing in favor of the brother, मतलब मामा जी, agreeing to pay the annuity। Later on, the daughter did not, however, pay the annuity and the uncle sued to recover it. It was held that there was sufficient consideration for the uncle
टू रिकवर द मनी फ्रॉम द डॉटर, बिकॉज यहाँ पर कंसिडरेशन किसकी तरफ से फ्लो किया, फ्रॉम द ओल्ड लेडी टू हर डॉटर। आप बताइए, इज दिस क्लियर? तो यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस implies that the consideration, this consideration had flowed होगा, flown होगा, आई थिंक फ्लोन होता है, जस्ट अ मिनट, है ना, मुझे भी लगा ये फ्लो में इधर उधर निकल गया। ओके ओके, द कंसिडरेशन दिस हैज फ्लोन फ्रॉम द लेडी टू द डॉटर। आप बताइए, इज दिस क्लियर? एग्जाम में देखना ये सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा, बस वहां पे ये ओल्ड लेडी का नाम चेंज हो जाएगा, वहां पर वो बोल देंगे मिसेस शर्मा पेड टू हर डॉटर, एंड इस तरह से करके वो राम श्याम इस तरह से करके आपको एग्जाम्पल देके वो बता देगा। तो यहाँ पर आपका आंसर यही सेम रहने वाला है। केस का नाम अगर याद रहे तो जरूर से कोट कर देना, दैट कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और इट कैन मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन। इसीलिए यहां पर ये एक और पॉइंट आ जाता है, दैट देयर कैन बी, ये देखो ये वाला पॉइंट आ जाता है, दैट देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बट नॉट अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये पॉइंट लिखा तो भी आपका आंसर क्या होगा, सेम रहेगा। देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट देयर कैन नॉट बी अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन मत का क्या मतलब है कि पैसा कोई और पे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कोई थर्ड पर्सन नहीं हो सकता। हालांकि उसके एक्सेप्शन हम यहाँ पे देखेंगे, बट अल्टीमेटली आपको ये देखना है दैट द कंसिडरेशन कैन कम फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, इट डजेंट मैटर। ओके, ये क्लियर हुआ? ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, तो ये तो वही आ गया कि कंसिडरेशन जो आपका रहेगा, एंड कंसिडरेशन विच कंसिस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ अ प्रॉमिस, मतलब बेसिकली आपने अगर कर दिया काम तो वो एग्जीक्यूटेड है, और अगर एक पार्टी ने नहीं किया या दोनों ही पार्टी ने नहीं किया तो वो एग्जीक्यूटिव। सो दिस इज सेम लाइक योर executed contract, executory contract. This is same like executed और executory contract. ठीक, फिर आप देखिए यहाँ पे consideration, this can be past, it can be present और it can be future, तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन कई बार आएगा, हालांकि इसका हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो वैलिड हो सकता है इवन इफ द कंसिडरेशन इज नॉट एडिक्वेट, बट देयर शुड बी समथिंग इन रिटर्न। सो कंसिडरेशन need not be of any particular value, it need not be approximate equal to the value of the promise, right, which for which it has been exchanged, but it must have some value, कुछ रहना चाहिए। So something in return need not be equal to something given, it can be considered as a bad bargain for the party but it cannot be called as void। ठीक है, वो इनवैलिडेट नहीं करेगा। आप ये बोलोगे यार क्या पागल आदमी है, 10 करोड़ का घर 1 लाख रुपए में बेचा है, बड़ा ही घटिया कॉन्ट्रैक्ट किया, दिमाग बेच खाया था, हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिडेट वहां पर नहीं होगा। फिर हमने यहाँ पर आगे हम लोग कवर करेंगे कि एक्सेप्शन है हमारे पास, और यहाँ पे एक पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन ये तो नहीं है। अगर ये आ गया तो बात अलग है, बट अदरवाइज सब कुछ सही रहेगा। आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि जिस वक्त मैंने ये घर बेचा था उस वक्त मैं अनसाउंड माइंड का था। अनसाउंड माइंड का था मतलब मैं लेट्स से अल्कोहल मैंने बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया था और मैं दारू के नशे में आपको 10 करोड़ का घर 1 लाख रुपए में बेच दिया। सो आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू मेक साउंड डिसीजन, तो इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन इनएडिक्वेट होता है ना,
तो वहां पर जिस पार्टी को बेनिफिट मिल रहा है ना, उस पार्टी को ये चीज प्रूव करना पड़ता है कि देखो CUFM नहीं लगा था, या फिर कॉन्ट्रैक्ट वो जो पर्सन था वो अनसाउंड माइंड का नहीं था। आप में से अगर कोई हॉलीवुड सीरीज को फॉलो करता है, तो एक सीरीज आता है सूट्स कर, ये नेटफ्लिक्स पे भी मिलेगा, amazon प्राइम पे भी आता है, टीवी पे भी आता था सूट्स, ठीक है। ये सूट्स वाला जो सीरीज है, दिस इज ऑल लॉयर बेस्ड, ठीक है। हालांकि उसमें थोड़ा सा ज्यादा एग्जैजरेट और फैंसी करके दिखा है, ऑफ कोर्स क्योंकि टीवी पे आ रहा है, रियलिटी में इतना स्मूथ नहीं चलता। बट उसमें एक पर्टिकुलर केस था कि एक लॉयर है वहां पे, हार्वी स्पेक्टर, ठीक है। हार्वी स्पेक्टर का एक क्लाइंट है। हार्वी स्पेक्टर वैसे पूरा सूट्स सीरीज का हीरो, जिसके इर्द गिर्द पूरा ये सीरीज घूमता है। तो यहाँ पर हार्वी स्पेक्टर का एक क्लाइंट है, वो क्या कर जाता है, वो कसिनो में जाता है, और कसिनो में जाके वो अपने जो उसके जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह है, वो जुए में हार जाता है। अब इसकी वाइफ आती है और बेसिकली हार्वी स्पेक्टर को बोलती है कि दिस इज रॉन्ग, उसने इस तरह से करके सब हार गया, प्लीज गेट इट बैक किसी भी तरीके से, ये वो। तो हार्वी स्पेक्टर जाता है वहां पे, और वो यही बोलता है जिससे ये हारा है जुए में, जिससे ये हार गया इसका क्लाइंट, वो उसको जाकर यही बोलता है दैट गिव दैट ऑल दोस प्रॉपर्टी टू बैक टू माय क्लाइंट, अदरवाइज आई विल प्रूव दैट माय क्लाइंट वाज ऑफ अनसाउंड माइंड। एंड हाउ विल यू प्रूव दैट? बोला देखो ये जो कसिनो है, इस कसिनो में यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तो ये सीसीटीवी कैमरा में मैं प्रूव कर दूंगा कि देखो आपने इसको 12 पैक जो दारू था वो पिलाया, उसके बाद में उससे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। विच मीन्स जब ये कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया उसने, ठीक है, जब ये जुए में उसने अपने सारे प्रॉपर्टीज को लगाया, उस वक्त वो साउंड माइंड का नहीं था। और जैसे ही मैं ये कोर्ट में प्रूव कर दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा, एंड इंस्टेड मैं आपके ऊपर फ्रॉड का भी केस लगा दूंगा, राइट। तो इस तरह से करके वो ड्रामेटाइज्ड पूरा ये एक सिनेरियो था। तो वहां पर कैसे आ गया दैट कंसिडरेशन इनएडिक्वेट था, जुए में आप हार गए, 10 करोड़ का घर 1 लाख रुपए में बेच दिया, इस तरह का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, नो डाउट वो कॉन्ट्रैक्ट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के बाद भी वैलिड रहता है। लेकिन जिसको भी इस कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट मिल रहा है, उसके ऊपर एक तलवार लटकता हुआ रहता है कि उसको कल को अगर कोर्ट में किसी ने केस फाइल कर दिया, तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जिस पार्टी के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो उस वक्त साउंड माइंड का था, या फिर उसने ये COFM नहीं लगाया। COFM लगाने से कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉइडेबल। तो इन दोनों को बचाने के लिए आपको डिफेंड करना पड़ेगा कि देखो कॉन्ट्रैक्ट साउंड माइंड का था, या फिर जो पर्सन जो था वो साउंड माइंड का था, या फिर COFM मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लगा। तो आपको ये चीज देखना। सो इट मे बी नोटेड दैट in this context that explanation to of section 25 states that an agreement to which the consent of the promisor is freely given is not void merely because the consideration is inadequate। तो अगर 10 करोड़ का घर मैंने आपको 1 लाख रुपए में अपने साउंड माइंड में बेचा है, तो फिर वहां पर ये कंसिडरेशन बेसिकली वैलिड होगा और मेरा अग्रीमेंट जो है वो वॉइड नहीं होगा। बट एज एन एक्सेप्शन, इफ इट इज शॉकिंगली लेस, राइट, then the other party and the other party alleges that his consent was not free, then this inadequate consideration can be taken as an evidence to support this allegation। तो 10 करोड़ का घर अगर 1 लाख रुपए में मैंने आपको बेच दिया, तो मैं इजीली आपको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कोर्ट में ड्रैग कर सकता हूँ कि देखो ये मेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, ये जोर जबरदस्ती से किया गया था, मेरे पे प्रेशर डाल के ये किया गया था, सो दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसको आपको इनवैलिडेट करना होगा। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखो, X promises to sell a house worth rupees 6 lakh for rupees 1 lakh only. The adequacy of the price itself shall not render the transaction void unless the party pleads that the transaction takes place under coercion, undue influence और fraud। आया समझ में गाइस? ये क्लियर हुआ? एग्जाम के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको केस स्टडी भी मिल सकता है, इसमें आपको स्ट्रेट अवे शॉर्ट नोट भी मिल सकता है कि आपको एग्जाम में इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। आप बताओ, इज दिस क्लियर? ओके, ओके, आगे देखिए। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, उसके लिए आप कंसिडरेशन नहीं ले सकते। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, आप पुलिस स्टेशन गए FIR करने के लिए, ठीक है, आप FIR करने के लिए पुलिस स्टेशन गए, और पुलिस वाला बोलता है यार मैं FIR तभी लिखूंगा जब आप मुझे पैसे दोगे। बोले पैसे क्यों? बोला अगर मुझे कोई कंसिडरेशन मिलेगा ही नहीं तो मैं काम क्यों करूं। नाउ इन दिस केस ये क्या हो गया, ये आपके लिए इनवैलिडेट हो गया,
राइट, ये कंसिडरेशन आपके लिए गुड कंसिडरेशन नहीं होगा, ये बैड कंसिडरेशन होगा. व्हाई? बिकॉज अ पुलिस ऑफिसर इज लीगली बाउंड to write the FIR here. So the consideration must not be the promise of the existing duty. The performance of an act of a person who is legally bound to perform the same cannot be considered as for the contract. Hence, a promise to pay money to a witness is void for इट इज विदाउट कंसिडरेशन. मतलब आपको, अगर आप किसी को बोल रहे हैं यार गवाही दे देना उसके लिए मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो ये आपके लिए गलत है. अगर आप आई विटनेस हो तो आपको गवाही वैसे भी जाकर देना चाहिए. हेंस सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर void for the want of consideration. Similarly, an agreement by a client to pay his counsel after the latter has been engaged a sum over and above the fee in the event of success of the case, this would again be void since this is without कंसिडरेशन. यहाँ पर अगर सिंपल पॉइंट होता है कि अगर आप क्लाइंट को, ठीक है, अगर आप ऐसे बोलो कि यार देखो, अगर मैंने क्लाइंट तुम्हारा केस जीत गया तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे देना. अगर मैं आप लोगों को ऐसे बोलूं देखो मेरा लॉ का जो फीस है दिस इज 5,000 रुपीज, और अगर आप पास हो जाते हो एग्जाम में तो आप मुझे 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करोगे. तो देखो ये 5,000 तो सही है, लेकिन ये जो दूसरा 5,000 मैं आपसे मान रहा हूं, इफ यू पास देन प्लीज पे मी 5,000 एक्स्ट्रा, दिस इज रॉन्ग. क्योंकि यहां पर तो मुझे कुछ रिटर्न, आप समझ रहे हो, मेरी तरफ से यहां पर तो कुछ आपको रिटर्न मिल ही नहीं रहा है ना. आपको मेरी तरफ से क्या मिल रहा है, सिर्फ यहां पर रिटर्न मिल रहा है. आया आपको समझ में? रिमेंबर मैंने आपको जो लॉजिक बोला था कि मेरा नॉलेज बढ़ रहा है, दिस इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन. व्हाई? बिकॉज आपकी तरफ से कुछ फ्लो नहीं किया. तो यहां पर तो मेरी तरफ से आपको नॉलेज मिल रहा है, बट यहां पर आपको मेरी तरफ से कुछ मिल रहा है क्या? आंसर इज नो. देयरफॉर दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वैलिड कंसिडरेशन इफ आई डिमांड फॉर इट. राइट, सेम वे जैसे मैंने आपको FIR वाला बताया, this is what, this is opposed to public policy and this is not a good consideration. आप बताइए, is this clear? Is this clear? ओके, फिर आता है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड इट मस्ट नॉट बी इल्यूशनरी. मतलब मैं आपको ना, आप एक काम करो सर, आप मुझे लॉ पढ़ा दो, मैं ना आपको वो एक सामान ला के दूंगा. अच्छा ठीक है, कौन सा सामान? अरे सर आप देखोगे ना आप पागल हो जाओगे, क्या गजब का सामान है. अच्छा भाई ठीक है, लेकिन है क्या? अरे सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, एकदम मस्त सामान है. अच्छा भाई ठीक है, क्या ये एक वैलिड कंसिडरेशन होगा? आंसर इज नो, बिकॉज ये तो क्या है, इल्यूशनरी है. आप बता ही नहीं रहे हो क्या चीज है, डिस्क्राइब ही नहीं किया. या फिर आप जैसे बोलते हो मैं आपको मैजिक से कुछ ढूंढ के ला दूंगा, जय काली कलकत्ते वाली तेरा जादू जाए कभी ना खाली, ये लो सर आपका कंसिडरेशन. सो दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड. हो सकता है आप जादू टोना में बिल्कुल बिलीव करते हो, बट कानून नहीं करता. रिमेंबर मैंने आपको बताया, आप क्या सोचते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या सोचता हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क किस चीज से पड़ेगा कि लॉ क्या बोलता है. तो यहां पर वही वाला पॉइंट आता है. सो कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड इट मस्ट नॉट बी इल्यूशनरी. ओके, देन कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मैंने आपको अभी बताया कि पुलिस वाले को अगर आप उधार रिश्वत दे रहे हो या आप उसको पैसे दे रहे हो कि आपका काम निकल जाए, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. इमोरल, जैसे मैंने आपको how do I give you an example of immoral? Uh, immoral is basically, चलो जैसे आपको मैं बताता हूँ, मैं आपको लॉ पढ़ा दूंगा बट आप मेरे लिए 6 महीने तक आप मेरा गुलाम बन जाओगे. मैं आपको जो जो काम बोलूंगा आपको करना पड़ेगा, मेरे घर के सारे काम आप करोगे, ये करोगे, तो ये क्या हो गया, दिस इज कंसिडर्ड एज इमोरल. ठीक है, अपोज टू ह्यूमन लाइफ. सेम वे यहाँ पर अनलॉफुल. अनलॉफुल में क्या पॉइंट आ जाता है? अनलॉफुल के अंदर आपका पॉइंट आता है कि मैं आपको लॉ पढ़ा दूंगा, आप बदले में मुझे क्या दे देना, आप मुझे कोकेन पकड़ा देना. नाउ ये जो कोकेन वाला कंसिडरेशन आप मेरे को दे रहे हो, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट अ valid consideration, this is not a lawful consideration. So only the presence of consideration is not sufficient, it should also be unlawful. Anything which is immoral or opposed to public policy will not be, cannot be said as a valid consideration. आप बताइए, is this clear? Okay, फिर आ जाता है सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये हम करेंगे अगले लेक्चर के अंदर. ये हम अगले लेक्चर में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे. आज का लेक्चर मैं आपका यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ. ओके, सो
दैट्स इट फॉर योर टुडेज लेक्चर। प्लीज रिवाइज अभी तक हमने जितना कवर किया, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यहाँ से आगे के टॉपिक को फिनिश करेंगे। ओके।